स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 7 हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 4 शब्द विचार। ओके, तो चैप्टर 4 का क्या नाम है आपके? शब्द विचार। शब्द विचार में हम देखेंगे क्या है। तो आइए देखिए, तीन पिक्चर हैं। ये थ्री पिक्चर्स में बच्चा क्या कह रहा है? मैं खाना खा रहा हूँ और बिल्ली दूध पी रही है। हम लोग कह रहे हैं बिल्ली दूध पी रही है और कह रहे हैं कुत्ता भौंक रहा है। ठीक, उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द में मैं खाना खा रहा हूँ, बिल्ली दूध पी रही है, कुत्ता भौंक रहा है, सब कुछ सभी एक निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते हैं। ये शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बने। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 शब्द से मिलके बने हैं, सभी वर्णों से मिलके बने हैं। तो वर्णों के इसी सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। इसी प्रकार वर्णों का समूह मात्र शब्द नहीं बनाता, इसके लिए दो बातें आवश्यक है। शब्द वर्णों का समूह होता है, तो शब्द वर्णों का समूह होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, हाँ, तो क्या है बेटा? देख, हाँ, तो शब्द वर्णों का समूह होता है। शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता उसे शब्द नहीं माना जाता। जैसे कलम को शब्द नहीं माना जा सकता, जबकि नमक एक शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है, यानी जिसका अर्थ हो वही एक शब्द होता है। ठीक है, तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण देखिए। शब्दों के वर्गीकरण में बेटा, शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। तो क्या है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद दो प्रकार से हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द होते हैं जिसका, ऐसे शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, मेज, कलम, अस्पताल, कलम, बिल्ली। निरर्थक शब्द में जिन शब्दों का कुछ न अर्थ निकले हुए निरर्थक, जैसे चू, खट, वाणी, वट, इसका कोई अर्थ नहीं बेटा, इसलिए निरर्थक है। इन सार्थक शब्दों से ही भाषा बनती है, परंतु ये भी कई प्रकार के अर्थ वाले होते हैं। कई बार यह आवश्यक नहीं होता कि आप जो कुछ कह रहे हों, सुनने वाला उसी अर्थ में प्रयोग में ला रहा है। ठीक है, अतः अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए जा सकते हैं। सार्थक शब्द में एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये 4 शब्द होते हैं मुख्य रूप से। एकार्थी, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी कहते हैं, जैसे घर, विद्या, सूर्य आदि। अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है, अनेकार्थी कहलाते हैं, जैसे चिट्ठी, शरीर। पर्यायवाची देखिए, जिन भाषा में, हिंदी भाषा में अनेक शब्दों का अर्थ समान होता है, जो अर्थ में एक दूसरे के पर्याय होते हैं, उन्हें समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे आँख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु आदि। विलोम या विपरीतार्थक में परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द ही विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे जन्म, मरण, उत्थान, पतन, गुण, अवगुण आदि। ठीक है, अब रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद देखिए। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द परंपरा से चले आ रहे ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, पुस्तक और ठीक है, जैसे घर, पुस्तक और घोड़ा। यौगिक में 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं, जैसे विद्या, धन, दान। विद्यादान ये मिल के बने हैं ना, पुस्तकालय, भारत, धन, ये भारतीय, ये सब क्या हैं? यौगिक हैं। रूढ़ में देखिए, रूढ़ में क्या है बेटा? रूढ़ में 2 या योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गए हों, उन्हें योगारूढ़ कहते हैं। योग रूढ़, जैसे दशानन, 10 धन आनन, 10 मुँह वाला रावण, तो रावण होता है। पंकज, पंक धन, यानी पंख से पैदा, कमल, लंबोदर, लंब धन उदर, बड़े पेट वाला यानी गणेश। ठीक है, तो ये देखें। आइए अब देखते हैं, जैसे दशानन देखिए, पंकज, लंबोदर। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी शब्दों के भेद। स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्द 4 प्रकार से। हिंदी शब्द भंडार, तत्सम, तत्भव, देशज और आगत या विदेशी। तत्सम क्या कहते हैं? जो ओरिजिनल शब्द होते हैं, यानी उत्पत्ति। तो तत्सम शब्द तत्धन शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके संस्कृत के और सम का अर्थ समान, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से
उत्पत्ति हुई हो उसे शब्द क्या कहते हैं? तत्सम। ठीक है, तो भारत की अन्य भाषाओं की तरह हिंदी शब्दावली में भी अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं, जैसे कृषक, अग्नि, दृश्य, पुस्तक, प्रकाश, ध्वनि इत्यादि, ये सब तत्सम हैं। संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम कहते हैं, यानी डायरेक्ट संस्कृत में ही हम यूज करते हैं उसे तत्सम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आइए तत्भव। तत्भव यानी तत्सम का टूटा हुआ रूप। तो तत्भव शब्द तत् धन भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। संस्कृत के जो सब कुछ बदल कर या बिगड़ कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्भव कहलाते हैं। जैसे सूरज, यानी सूर्य को हम सूरज कहते हैं, तो सूर्य तत्सम और सूरज तत्भव। अम्मा हम कहते हैं तत्भव में, जबकि इसका तत्सम है अम्ब, अम्बा। ठीक इसी प्रकार हाथ का हस्त। तो संस्कृत के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रचलित होते हैं वे तत्भव कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ तत्भव तत्सम है, तत्सम और तत्भव। देखिए ये संस्कृत वर्ड है और इसका टूटा फूटा, इसका थोड़ा सा चेंजिंग तत्भव। जैसे कार्य का काज, कुंभकार का कुम्हार, कोष्ठ का कोठा, गृह का घर, काजल का काजल। ठीक इसी प्रकार से पूरा है बेटा ये सब देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार ये है तत्भव तत्सम, ये अपने से देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ भी है भ्रातृ का भाई, भिक्षा का भीख, मुष्टि का मुट्ठी। ठीक इसी तरीके से बेटा सब हैं, इसको आप एक एक करके पूरा पढ़ लीजिए पूरा लास्ट तक। ठीक है, तो ये तत्भव तत्सम है। अब आइए देशज देखते हैं। हिंदी शब्दावली में लोक भाषाओं में आए कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो देश से आए हैं, यानी गांव से ही अपने देश में ही आए हैं, यानी तो उसे क्या कहते हैं? जैसे लोक भाषाओं से ऐसे कुछ शब्द आए हैं जिनका ठीक से पता नहीं चलता कहाँ से आए हैं। जैसे देश, दंज, देश में उत्पन्न। जैसे लोटा, खिड़की, तेंदुआ, खिचड़ी, ठेठ, खुनगी, डिबिया, ये सब बेटा इत्यादि, रोड़ा, भिंडी इत्यादि सब देशज शब्द हैं। आगत में फॉरेन में देखिए हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की बहुत सारी भाषाएं हैं। उन्हीं में से कुछ जैसे अरबी में नुकसान, फ़ायदा, मुहावरा, रईस, सलाह इत्यादि, तबीयत, तारीख, इसे पूरा बेटा पढ़ लीजिए। ये अरबी में। फारसी में देखिए फौज, आदमी, आसमान, उम्मीद, खुशामद, गर्दन, गुब्बारा, जानवर, दरवाज़ा, दीवार, नमक, परी, ये सब फारसी हैं। तुर्की में कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कुर्ता। अंग्रेजी में कमीशन, गार्ड, स्टेशन, टेलीफोन, ड्राइवर, रेल, पिक्चर, पार्सल, ये सब अंग्रेजी में। पुर्तगाली में तौलिया, बाल्टी, साबुन, पादरी, आलपीन इत्यादि। फारसी में कार्टून, कर्फ्यू, पुलिस बल इत्यादि, ये सब क्या हैं? विदेशी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये देखिए। फिर उसके बाद प्रयोग के आधार पर देखिए, कुछ प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हैं। जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो उनके काम भी अलग अलग होते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनमें रंगे शब्द हैं। जैसे आयुष नीली कमीज पहनकर इधर आ रहा है। आयुष कैसी कमीज पहनकर आ रहा है? नीली कमीज। जब किधर आ रहा है? इधर। यानी जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है उनके काम भी अलग अलग। तो शब्दों काम अलग अलग हो गए ना। अमन रमन के आगे चल रहा है, परंतु राघव सबसे पीछे, यानी परंतु और के आगे का अर्थ देखिए। अरे वह कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। इस सब के बेटा अर्थ हैं। ठीक है, तो वाक्य में देखिए, वाक्य में कुछ हैं। इसमें वाक्य में क्या है कि वाक्य में आयुष किसी व्यक्ति का नाम बता रहा है, इसलिए संज्ञा का काम कर रहा है। ठीक है, नीली कमीज संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण का काम कर रहा है। इधर आ रहा है, इसलिए क्रिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो वाक्य में वाक्य में के आगे अमन और रमन इन दो संज्ञाओं का संबंध जोड़ रहा है, इसलिए संबंध बोधक काम है। देखिए परंतु दो वाक्यों को जोड़ा है, इसे समुच्चय बोधक का काम कर रहा है। तो अलग अलग मिलाना आपको संज्ञा, विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया, ये सब मिले। अब वाक्य अरे में आश्चर्य के भाव का बोध कर रहा है। देखिए वह किसी संज्ञा का स्थान प्रयुक्त हुआ, इसलिए सर्वनाम, यानी सभी आ गए इसमें। ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को 8 वर्गों में बांटा है। यानी शब्द कितने भागों में बांटे हैं? 8। संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संबंध बोधक, विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया, विस्मयाबोधक। ठीक है, अब विकार के आधार पर भेद देखिए, शब्दों के भेद। विकार के आधार पर 2 भागों में शब्द बटे हैं, विकारी शब्द, अविकारी। विकारी क्या है? ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, रूप, उसे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। ये चारों शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर वचन, लिंग, कारक, लिंग आदि के अनुसार अपने रूप में थोड़ा परिवर्तन कर लिए, इसलिए विकारी हो गए। लड़का, वह सर्वनाम, मीठा, लड़के ने उसे मीठा आम दिया। इसमें क्या है कि
इस वाक्य में लड़का की जगह लड़के, वह की जगह उसे, मीठा की जगह मीठे और देना की जगह दिए का प्रयोग है। देखिए चेंजिंग हो गए ना अपने में, इसीलिए विकारी शब्द हैं, इसमें वचन कारक लिंग आदि में चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो अविकारी में आइए, अविकारी में देखिए, अविकारी शब्दों से प्रायः इन शब्दों से जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन कारक काल आदि के कारण भी अपना रूप नहीं बदलते अर्थात हर स्थिति में एक जैसा रहते हैं, वह अविकारी कहलाते हैं। इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक होते हैं। इन सभी की जानकारी अगले अध्याय में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो समूहों के अन्य भेद देखिए। समूहवाचक, समूहवाची शब्द, ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी समूह का बोध कराते हैं, ऐसे समूह को समूहवाची कहते हैं। जैसे छत्ता मधुमक्खियों या ततैयों का है, गुच्छा चाबियों का अंगूरों का है, गुड्डी ताश की या माला फूलों की या गठरी कपड़ों की, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। बेटा देखिए ध्वनि में देखिए, ध्वनि बोधक शब्द, प्रत्येक जड़ तथा चेतन पदार्थों की कुछ न कुछ ध्वनियाँ होती है। जैसे पत्ते खड़कते हैं, कुत्ता भौं भौं करता है, घड़ी टिक टिक करती है। ऐसे सब जो जड़ या चेतन वस्तुओं पदार्थों की ध्वनियों को बोध कराते हैं, वे ध्वनि बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसे अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।